देखो शुरू करते हैं सल्तनत का प्रशासन। सल्तनत के प्रशासन में क्या था, जैसे थोड़ा हमने कल देख लिया था, इसको डिटेल से करते हैं। सल्तनत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो राजा था उसको क्या कहते थे, सुल्तान कहते थे, है ना। सल्तनत का मुखिया या प्रमुख कौन होता था, सुल्तान। मुगलों को हम बादशाह कहेंगे, ठीक है। सुल्तान इसलिए कि जो मूल इस्लाम है, वो मूल इस्लाम ये कहता है कि जो साम्राज्य है उसका मालिक कौन है, अल्लाह। और अल्लाह का सिर्फ एक प्रतिनिधि है, सुल्तान। तो अल्लाह के बाद खलीफा और खलीफा के बाद सुल्तान। इसलिए आप देखते हो बार बार ये मान्यता पत्र ले रहे थे। जैसे महमूद गजनवी ले रहा था खलीफा से मान्यता पत्र। मुगल इस चीज को खत्म कर देंगे, वो खुद को बादशाह कहलवाएंगे। जैसे बाबर खुद को बादशाह कहलवाएंगे, वो बादशाह यहाँ के हो गया बादशाह। तो कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ो तो उसमें ऊपर से नीचे चलते हैं। आज देश की प्रशासनिक व्यवस्था से शुरू करो तो केंद्रीय प्रशासन है, या अपनी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में सबसे ऊपर राष्ट्रपति आ गए, फिर प्रधानमंत्री आ गए, फिर मंत्रिमंडल आ गया, वैसे बढ़ते हैं ना। तो ठीक ऐसे बढ़ना है। तो सुल्तान, सुल्तान को क्या था, केंद्रीय स्थान प्राप्त था ना, केंद्रीय स्थान प्राप्त। और समस्त शक्तियां इसी में निहित थी, समस्त शक्तियां इसी में थी, ठीक है। फिर आगे चाहे ये कितना ही विभाजन करते थे, जैसे आरिज मुमालिक सेना को संभालता था, लेकिन सेना संबंधी अंतिम अधिकार किसके पास हुआ, सुल्तान के पास हुआ। तो समस्त शक्तियां सुल्तान में निहित, समस्त शक्तियां सुल्तान में निहित। जैसे कार्यपालिका की व्यवहार में समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, व्यवहार में, है ना। सुल्तान में सारी की सारी शक्तियां सुल्तान में निहित थी। सुल्तान की पहली उपाधि किसने धारण करी, उपाधि प्रथम बार धारण करी महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी, ठीक है। खिज्र खां एकमात्र ऐसा था शहीदों में जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी ना, नहीं करी थी ना, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, खिज्र खां ने। और जो अलाउद्दीन का बेटा था मुबारक शाह खिलजी, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं ही खलीफा हूं, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। देखो एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं, मूल इस्लाम में क्या था कि जो राज्य है उस राज्य का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह फिजिकली राज्य नहीं कर सकते। तो फिर इस्लामिक जगत का धार्मिक और राजनीतिक प्रधान कौन हुआ, खलीफा। अब समय के साथ जब खलीफा का क्षेत्र बढ़ा तो ये संभव नहीं रहा कि खलीफा हर जगह खुद डायरेक्ट शासन कर सके, ठीक है। तो वो एक मान्यता पत्र दे देते थे, सिर्फ मान्यता पत्र दे देने से लोगों में उस सुल्तान के प्रति आस्था हो जाती थी। क्योंकि खलीफा आप देखोगे तो 1924 तक जो लास्ट खलीफा थे उनको इंग्लैंड ने खलीफा के पद को समाप्त कर रहा था, तो तुर्की में आंदोलन हो गया, भारत में खिलाफत आंदोलन हो गया, भी हमारे खलीफा को कैसे छेड़ रहे हो। धर्म के नाम पे लोगों को एकजुट करना आसान रहता है। तो ये खलीफा से उपाधि ले लेते थे, इसलिए सुल्तान कहलाते थे, ठीक है, सल्तनत के मालिक थे। अब इसके नीचे क्या था, इसके नीचे इन्होंने 4 विभाग बना लिए, ठीक है। सबसे ऊपर तो आ गया केंद्रीय स्थिति में तो सुल्तान, सुल्तान के नीचे इन्होंने 4 विभाग बनाए। पहला होता था वजीर, वजीर के अंडर में होता था दीवान ए वजारत। इस दीवान ए वजारत का क्या काम था, देखो ये था राजस्व विभाग। तो मूल काम क्या हुआ, राजस्व एकत्रित करना, यही तो हुआ राजस्व एकत्रित करना वजीर का, राजस्व एकत्रित करना। और उस समय राजस्व के रूप में मूल चीज थी भू राजस्व, किसानों से जो उसकी उपज का हिस्सा ले लेते थे, वही तो राज्य की आय थी। और कौन से जीएसटी लगा रहा था राज्य, या इनकम टैक्स लगा रहा था, ठीक है। तो इसका काम था राजस्व एकत्रित करना।
इस मंत्रालय को दीवाने वजारत कहते थे और इसका प्रमुख कौन होता था? वजीर होता था। इसके अंतर्गत दो छोटे और अधिकारी होते थे, एक तो मुस्तौफी ए मुमालिक, एक मुशरफ ए मुमालिक। एक तो होता था मुस्तौफी ए मुमालिक और एक होता था मुशर्रफ ए मुमालिक। ठीक है, ये तो होता था अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर या ऑडिट करने वाला। ऑडिट करने वाले को क्या कहेंगे हम? जो ऑडिट करता है, लेखा परीक्षण करने वाला है ना, लेखा परीक्षक। मतलब जो आय व्यय का हिसाब है वो ठीक है या नहीं, लेखा परीक्षक। ऑडिट का मतलब समझते हो ना भाई? इतनी बड़ी सल्तनत में इतने सारे हिस्से थे, सबसे बुरा राजस्व आता था, ये जांच करता था कि जो हिसाब दिया है वो ठीक है क्या। जो आजकल जो अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं ना, या उसमें भी हर एक विभाग में ऑडिट करने वाला विभाग होता है ना, जो ये देखता है भी इनका खर्च है वो नियमानुसार है या नहीं। तो ये तो हो गया लेखा परीक्षक। और मुशर्रफ ए मुमालिक कौन हो गया? ये हो गया महालेखाकार। ये अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, ये हिसाब रखता था एक एक चीज का। ये होता था महालेखाकार। ठीक है, ये एक एक चीज का हिसाब रखता था। अब देखो, अब समय के साथ अलग अलग शासक आए। अलग अलग शासकों ने या तो इसी दीवाने वजारत के अंतर्गत नए विभाग स्थापित किए या अलग कर दिए, लेकिन अपन सारों को एक सीक्वेंस में यहीं से पढ़ेंगे। शुरुआत किससे होती है छोटे छोटे विभागों की? सबसे पहले आया जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कौन से शुरू किया? दीवान ए वकूफ। वकूफ, ये है ना अलग विभाग स्थापित किए। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अलग वाले विभाग है ना, ये पूछ लेते हैं। अब दीवाने वकूफ किसने स्थापित किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था। ये इसने किस लिए किया? जो आय व्यय के सल्तनत के कागजात थे उनकी जांच के लिए, कि आय व्यय ठीक तरीके से हो रही है क्या। तो देखो, चीज एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है? जो थोड़ी अलग होती है। तो ये अलग हो गया ना, तो इसने कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ आय व्यय के कागजात की जांच के लिए, आय व्यय के कागजात की जांच के लिए। ये इसी के दीवाने वजारत के अंडर में था। ठीक है, अब इसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन सा विभाग स्थापित करता है? दीवाने रियासत, ताकि उसकी बाजार व्यवस्था ठीक तरीके से काम कर सके। ठीक है ना? तो दीवाने वकूफ हो गया एक तो छोटा, फिर आया दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, और इसका क्या काम था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था ठीक से संचालित करने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी, और ये किया बाजार व्यवस्था को संचालित करने के लिए। कोई ज्यादा मूल्य तो नहीं ले रहा है क्या, है ना? ये इसीलिए। ठीक है ना? बाजार व्यवस्था ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। फिर आएंगे खिलजियों के बाद में सैयद। फिर सैयदों के पास तो था ही क्या, एक तो लाहौर बैठा था, बाकी कैसे आए कैसे गए। फिर आएंगे तुगलक। तुगलकों के समय में क्या हुआ था? मैंने बताया था, कृषि का बहुत विकास हुआ और उन्होंने कृषि का विकास करने के लिए खूब सारी नहरें खुदवाई। खुदवाई ना, एक ये भी कह सकते हैं कि जो जो तुगलक काल है वो लोक कल्याण का काल है। और फिरोज शाह तुगलक को तो स्पेशली कल्याणकारी निरंकुश शासक कहते हैं ना। निरंकुश इसलिए कि अपनी मनमर्जी का करता था, और कल्याण सिर्फ मुस्लिम प्रजा का करता था, हिंदू प्रजा का नहीं करता था। हिंदुओं पे तो जजिया कर लगाया था। तो तुगलकों के समय में नया काम क्या शुरू हो जाएगा? वो नया एक छोटा सा विभाग लेके आएंगे।
दीवाने अमीर को ही कौन लेके आएगा? दीवान ए अमीर को, ये किस लिए होगा? अमीर को ही का मतलब कृषि होता है। एक अमीर के अलग में, अंडर में अलग विभाग बना दिया, किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस लिए? कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास। और साथ में किसानों को कौन से ऋण बांटे? तकाबी ऋण बांटे। जब दोआब में उसने कर वर्दी कर दी थी ना, 10% की कर वर्दी कर दी थी, लोग छोड़ छोड़ के जमीन भागने लग गए, तो उसने दीवाने अमीर को स्थापित किया। ठीक है, याद रह जाएगा। चौथा, पांचवा, छठा और फिरोज तुगलक का है। फिरोज तुगलक ने क्या किया? एक तो बनाया दीवान ए इस्तिहाक। इस्तिहाक का मतलब होता है पेंशन। इस्तिहाक का मतलब हुआ पेंशन या वजीफा। ये पेंशन किसको देते? ये था पेंशन विभाग फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक का हो गया ये पेंशन या दान विभाग। ठीक है। फिर खूब सारे गुलाम रखता था, 1,20,000 गुलाम थे उसके पास। अब गुलाम तो वैसे ही, जो राजा है वो कैसे कंट्रोल होंगे, उनके लिए अलग विभाग बनाया। कौन सा विभाग बनाया? दीवाने बंदगान। दीवान ए बंदगान सेम फिरोज तुगलक का, इसी का था। और इसका काम क्या था? दासों के लिए। और एक मुस्लिम जो अनाथ और विधवा थे, स्पेशली मुस्लिम अनाथ, विधवा और मुस्लिम निर्धन जो लोग थे, उनके लिए बनाया दीवाने खैरात। खैरात का मतलब क्या होता है? दान। खैरात का मतलब दान है ना। दीवाने खैरात। ये छह आपको अलग से याद रखने हैं। दीवान ए खैरात, दीवाने खैरात, ये आपको याद रखना। ये भी फिरोज तुगलक ने ही बनवाया। और किस लिए? केवल मुस्लिम अनाथ, विधवा और निर्धनों के लिए, बस उनके लिए। ठीक है, केवल उनके लिए। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी निरंकुश शासक कहते हैं, बेनेवलेंट डिस्पोट। क्यों? कल्याणकार करता था, लेकिन अपने हिसाब से निरंकुश भी था। उसने उसने फलों के बाग लगवाए, जैसे मैंने पिछली बार नहीं बताया था। खूब सारे फलों के बाग लगाए, खूब सारे नहरें खुदवाई, पेंशन विभाग खुलवा दिया, खैरात विभाग खुलवा दिया, सफा खाना या अस्पताल खुलवा दिया। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़े आगे। देखो, अब ये इतने हो गए अपने। अपन ने एक अपना पूरा कर लिया। कौन सा पूरा कर लिया? दीवाने वजारत पूरा कर लिया। कर लिया ना दीवाने वजारत पूरा। अब इस दीवाने वजारत में ये छुटमुट कुछ और विभाग हो गए। अब देखो, अब अगला इंपॉर्टेंट विभाग था। अब और ज्यादा डिटेल में जाओ ना। और ज्यादा डिटेल ये है कि ये जो वजीर था, ये वजीर शुरुआत में तो सैनिक अधिकारी था। ठीक है, शुरुआत में वजीर क्या था? सैनिक अधिकारी था। सेना को भी संभालता था वजीर, राजस्व का काम भी देखता था। लेकिन जैसे जैसे सल्तनत का काम बढ़ता गया, तो ये दोनों अलग कर दिए गए। अगला इंपॉर्टेंट अधिकारी कौन होगा? अगला होगा आरिद ए मुमालिक। तो ये होगा सेनापति। सेनापति को कहेंगे आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। और इसके विभाग का क्या नाम होगा? दीवाने अर्ज। अर्ज का मतलब, अर्ज या आरिज का मतलब सेना होता है। ठीक है, इसका विभाग कौन सा हो जाएगा? दीवाने अर्ज। अर्ज का मतलब होता है सेना। अर्ज या आरिज सेना है। अब ये क्या काम करता था? ये काम करता था सेना की भर्ती करता था।
सेना की पहचान रखता था, सेना पे नियंत्रण रखता था, ठीक है, और सेना को वेतन भी देता था, ठीक है। वेतन देने के लिए हालांकि दीवाने तन नाम से अलग अधिकारी था, पर अपने को इतने डीप में नहीं जाना है ना। तो ये क्या क्या करता था, एक तो युद्ध संचालन, सेना की भर्ती, ठीक है, रिकॉर्ड रखता था उसका, रिकॉर्ड का मतलब विवरण रखना, विवरण रखता था ना, विवरण रखता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रथा लागू, घोड़े पे दाग लगाते थे, आदमी के चेहरे का हुलिया लिखते थे, नहीं तो किसी और को भेज दे लड़ने के लिए, ठीक है। तो युद्ध संचालन, सेना की भर्ती, विवरण रखना, सेना को वेतन देना। ये हो गया सेनापति का काम, ठीक है, ये हो गया इसका सेनापति का काम। एक ही नंबर वजीर हो गया, 2 नंबर सेनापति हो गया, 3 कौन हो जाएगा, तीन हो जाएगा ब्रीद। पद का नाम तो हो गया ब्रीद या ब्रीद ए मुमालिक। ब्रीद का मतलब वैसे तो होता है गुप्तचर, शाब्दिक अर्थ तो ब्रीद का मतलब गुप्तचर होता है, ठीक है। ब्रीद ए मुबालिक ये क्या करता था, इसके अंडर में विभाग था दीवान ए इंसा, और इस विभाग का क्या काम था, राजकीय पत्राचार का विभाग था। बहुत बड़ी होती थी ना सल्तनत। पत्राचार दो तरीके से होते थे, एक तो विदेशी राज्यों से, और दूसरा सल्तनत के अंदर ही, सल्तनत के आंतरिक विभाग जो होते थे उनको पत्र व्यवहार का काम करते, ठीक है। फरीद ए मुमालिक, दीवाने इंसा, और ये राजकीय पत्राचार का विभाग था, ठीक है। ऐसे मत समझना कि सल्तनत वाले लोग तो क्या लेखे जो, फिर बहुत बड़ा साम्राज्य था, हर एक बात का, एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है। अब अगला आ जाएगा, देखो इस चीज में विवाद है कि दीवाने इंसा विदेश विभाग का काम करता था या दीवाने रसालात करता था। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग वो है। तो कुछ ये कहते हैं कि जो रसालात है वो धार्मिक कार्य तो करता ही करता था, साथ में विदेश विभाग का कार्य भी करता था। हालांकि विदेशों के साथ पत्राचार तो ये भी करते थे, ठीक है। अपन रसालात को मानेंगे, रसालात सर्वमान्य है। अब 3 ही हो गए, चौथा अपना हो जाएगा, तीन हो गए, चौथा अपना हो जाएगा, इसका प्रधान होता था जैसे काजी होता था, ठीक है। अब देखो इस ये विभाग था दीवान ए रसालात, चौथा दीवान ए रसालात या रिसालात भी लिख देते हैं कई बार, रसालात। ये क्या काम करता था, एक तो धार्मिक कार्य करता था, धार्मिक कार्य। जब धार्मिक कार्य करेगा तो काजी को क्या कह देंगे, सदर उस सुदूर, सदर उस सुदूर। और यही जब न्याय का कार्य करेगा तो आपने देखा हो पुरानी कहानियां प्रेमचंद की, वो पढ़ते हो, एक वो बुढ़िया गई काजी के पास जाके ये कहा कि मेरा न्याय करो। अगर काजी का काम, शहर में भी एक काजी होता था, उसका काम न्याय करना होता था, है ना, न्याय का कार्य करता था, तब उसको क्या कहते थे, काजी उल कुजात। और ये जब इसके साथ में ये भी कहते हैं कि विदेशी मामलों का भी, विदेशी मामलों का भी मंत्रालय था। ये काम हो गए इस विदेशी मामलों का भी मंत्रालय था। देखो इतना हो गया। अन्य अधिकारी है ना, यही पढ़ लेते हैं। ब्रीद जो होता था ना, ब्रीद का शाब्दिक अर्थ गुप्तचर होता है। तो ये जो पत्राचार वाले विभाग में बहुत समझदार व्यक्ति को रखते थे, तो ये पत्राचार वाला गुप्तचर विभाग का भी प्रधान होता था, ठीक है ना। पत्राचार वाला साथ में
गुप्तचर विभाग का प्रधान भी होता था। गुप्तचर विभाग का भी प्रधान होता था, और गुप्तचर को क्या कहते थे? ब्रीद कह देते थे। ठीक है, आया इतना समझ? आया क्या? बढ़े आगे। देखो, अब सल्तनत का प्रशासन हो गया। अब सल्तनत का आगे विभाजन होता था प्रांतों में। तो प्रांतों का शासन कैसे कर, प्रांतों को आगे बांटते थे परगने में या सिख में। तो वो देखो, अब प्रांतों का शासन कैसे होता था, आगे देखो, प्रांत। और प्रांत का शासक कौन होता था? मुक्ति कह देते थे, वली भी कह देते थे, नाजिम भी कह देते थे, और नायब भी कह देते थे। भी पूरे साम्राज्य को, साम्राज्य हुआ, साम्राज्य का आगे विभाजन किसमें किया? प्रांत में। साम्राज्य का प्रमुख कौन होगा? सुल्तान। इसको आगे बांट देते थे प्रांत में। और प्रांत का कौन होता था मुखिया? मुक्ति, वली, नाजिम या नायब। ठीक है। और प्रांतों में क्या व्यवस्था, जैसे प्रांत से नीचे क्या होगा? प्रांत से नीचे होगा परगना, जो आज के जिले के समान था। और परगने से नीचे क्या होगा? सिख। 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 तो परगना तो हो गया आज के जिले जैसा। परगने में दो तरह के अधिकारी होते थे। अब ये जो प्रांत वाला मुक्तिवली होता था ना, ये मुक्तिवली क्या काम करेगा? प्रांत वाला दो काम हो जाएंगे। एक तो राजस्व एकत्रित करना, और दूसरा काम क्या होगा? कानून व्यवस्था बनाए रखना। दो ही काम होंगे। प्रांत में ये काम एक ही आदमी कर देता था, उसको मुक्ति वली, नायब या नाजिम कहते थे। अब परगना प्रांत का आगे विभाजन परगने में किया, और परगने का आगे विभाजन किया सिख में। परगने में दो अधिकारी होते थे। एक होता था सिकदार के सिकदारान। ये क्या काम करता होगा? नाम से देखो, बताओ। ये करता था कानून व्यवस्था को संभालना। यह जो सैनिक प्रशासन होता था, सैन्य प्रशासन को देखता था। और दूसरा आदमी हो जाएगा मुंसिफ ए मुंसिफान। ये क्या क्या काम करेगा? ये भू राजस्व एकत्रित करेगा। प्रांत के आगे परगना, जो आज के जिले जैसी संरचना होती थी। मुंसिफ ए मुंसिफान क्या करेगा? भू राजस्व एकत्रित। अब देखो, सेम यही काम सिख आज के तहसील जैसी होती थी। आज की तहसील जैसी, ये जिले जैसा हो गया। सिख में दो होते थे। एक तो होता था सिकदार, और दूसरा मुंसिफ। सिकदार और मुंसिफ सेम, वो जो ऊपर वालों के काम है, ये वही काम परगने में कर लेते थे। और नीचे क्या होते थे? गांव में। इनके नीचे गांव होते थे। गांव में भारत में हमेशा से, अब सल्तनत काल में गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? खुद मुकद्दम या चौधरी, है ना। गांव की आज की तरह जैसे सरपंच पंच, ये व्यवस्था अपने यहाँ ऋग्वेदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेदिक काल में भी ग्रामणी होता था। गांव ऐसे ही रहे भारत के, जैसे 3000 साल पहले थे वैसे ही आज है। ठीक है। बस सरपंचों के पास बोलेरो स्कॉर्पियो आ गई, इतना ही फर्क है ना, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अब गांव का मुखिया होता था, उसको क्या कहते थे? खुद मुकद्दम चौधरी।
एक थोड़ी गहरी बात बता रहा हूँ यूपीएससी लेवल की। भारत के जो गांव थे वो आत्मनिर्भर थे सदा से, और वो गांव की आत्मनिर्भरता अंग्रेजों ने आके खत्म करी। तो ये कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय ग्रामीण समाज स्थिर ग्रामीण समाज था, उसमें कोई मोबिलिटी नहीं थी, है ना, एकदम स्थिर ग्रामीण समाज था, वहीं उगाते थे, वहीं खाते थे, वहीं मस्त रहते थे। इस चीज को ऐसे समझ लेना कि जैसे आपको ध्यान हो तो आज से 30 एक साल पहले शादियां होती थी, तो वहीं एक ही नाई होता था गांव में, सबकी कटिंग कर जाता था, एक ही टेलर होता था और उनको अनाज देते थे हम बदले में। ये व्यवस्था किसी ने देखी है क्या? है ना, वो उस टाइम आ जाते थे, नाई फिक्स होता था, गांव का बंगी फिक्स होता था, टेलर फिक्स होता था। अब तो फिर वो, है ना, वो वाला सिस्टम रहा नहीं, है ना, तो बहुत पुरानी बात है। मतलब एक जैसा कपड़ा लाए, शादी में 25 एक बच्चे हैं, सबको एक जैसा, है ना, और वो फिर उसको अनाज दे देते थे। नाई वो कटिंग करता था, कितने कह दो ऐसी कर देना वैसी कर देना, वो अपनी मर्जी की करता था। वो आत्मनिर्भर गांव थे, है ना। उस ढांचे को, आत्मनिर्भर ढांचे को अंग्रेजों ने तोड़ा था। ठीक है, तो ये खुद मुकदम चौधरी थे। अब यहाँ एक सवाल बनता है, इसके अधिकारों में कटौती किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनसे, है ना, मतलब ये गांव में कर वसूली का काम करते थे, बुरा से वो खत्म किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इनके अधिकारों में कमी किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना, है ना, अधिकारों में कमी, अधिकारों में कमी, अलाउद्दीन खिलजी। अब बताओ, प्रशासन आया कि समझ नहीं आया? हम्म हम्म एक दो छोटे मोटे अधिकारी और थे, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ एक और, जैसे एक सर ए जानदार होता था, सर ए जानदार या सर ए जानदार, वो महाराज के महल की सुरक्षा करता था, नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर एक अमीर ए बारबक होता था, जो दरबारी शिष्टाचार को लागू करता था। एक, जैसे जो अबिसिनियाई हबशी था, जमालुद्दीन याकूत, उसको क्या नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने? अश्वशाला का प्रदान किया था। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पद थे, वो देख लेना। इनमें एक छूट गया था, मुअत्सिब। मुअत्सिब किसने नियुक्त किए? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि सारे दुकानदार उसकी बाजार व्यवस्था ठीक से चला रहे हैं या नहीं चला रहे। तो मुअत्सिब किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुअत्सिब, मुहत मुहत्सिब। अमीर ए आखुर होता था अश्वशाला का प्रधान। मुहत्सिब किसने नियुक्त किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस लिए किए? बाजार व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन का निरीक्षण करने के लिए। मुअत्सिब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार व्यवस्था का संचालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा का निरीक्षण करने के लिए, वो, है ना, मुत्सिबों को भेजता था। वो बाजार में घूम के देखते थे कि कौन सा दुकानदार डंडी मार रहा है, या कौन सा रेट ज्यादा ले रहा है, और वो ज्यादा लेता था तो फिर वैसी सजा देता था। कोई सामान कम तोलता था तो वो, सल्तनत काल था उस समय, शारीरिक दंड दिए जाते थे, वो फिर, ठीक है, मुहत्सिब, है ना। ये तो हो गई सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। एक छोटी सी चीज और है, वैसे तो ऑप्शनल के लिए होती है, भी सल्तनत धर्म से कितना प्रभावित था? बिल्कुल प्रभावित था। इस्लामिक राज्य था, धर्म से प्रभावित था। दो आदमी धर्म से प्रभावित नहीं हुए, कौन कौन? एक तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया था, काजी, देखो, सल्तनत के समय में क्या होता था, एक उलेमा वर्ग होता था। उलेमा का मतलब समझते हो? जो धार्मिक विद्वान है। तो कमजोर शासक पे तो उलेमा हावी हो जाते थे, लेकिन जहां मजबूत शासक होता था वहां उलेमाओं की हिम्मत नहीं होती थी। तो राज्य में धार्मिक हस्तक्षेप दो लोगों ने नहीं होने दिया। किस किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने। तो एक लाइन लिख लो, यद्यपि सल्तनत इस्लामिक राज्य था, जैसे हेडिंग डाल लेना, धर्म का प्रभाव। धर्म का प्रभाव किस पर? राजनीति पर।
धर्म का प्रभाव राजनीति पर। तो ये लिखो, सल्तनत इस्लामिक राज्य था। लेकिन लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। ये अलाउद्दीन खिलजी कहता था ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, लेकिन वो काम होना चाहिए जो राज्य हित में है। उलेमाओं की भी हिम्मत नहीं होती थी। ये दो आदमी थे। और देखो 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 इसमें ऐसे लिखना, धर्म का प्रभाव राजनीति पे, क्योंकि सल्तनत इस्लामिक राज्य था। सल्तनत इस्लामिक राज्य था। राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप हमेशा रहता था। राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप हमेशा रहता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। अब ये सारी बात तो हो गई अपनी केंद्रीय प्रशासन की, हो गई प्रांतीय प्रशासन की, हो गई गांव तक आ गए, खुतमुकदम चौधरी तक आ गए, सुल्तान कैसा था जैसे। ठीक है। और धर्म का प्रभाव वो कितना मानते थे। एक चीज और छूट गई, वो भी आरएएस मेंस के लिए भी कम इंपॉर्टेंट है, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व या किंगशिप क्या होती है भी, राजा की स्थिति क्या होती थी। तो जो गुलाम थे उनके समय में ठीक थी, खिलजियों के समय में सुल्तान और ज्यादा मजबूत हो गया। जैसे उसने अलाउद्दीन खिलजी ने, सुन लेना सिर्फ लिखना मत, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी, विश्व विजेता, बहुत मजबूत शासक था। फिर इसका बेटा आया मुबारक शाह, उसने तो सुल्तान छोड़ो, उसने तो कहा मैं ही खलीफा हूं। तो उसके समय राजत्व में मजबूत था। कमजोर कब हुआ? सैयदों के समय में। सैयद में क्या हुआ, खिजर खान तो लाहौर बैठा था, उसने सुल्तान की उपाधि धारण। और दूसरा, लोदियों के समय में, बहलोल लोदी के समय में राजत्व समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी कहता था ना, सारे के साथ फर्श पे बैठता था, मतलब उसके अमीर उसके बराबर के स्तर पर थे, इसलिए राजत्व एक समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। और फिर राजत्व की श्रेष्ठता पुनः किसने स्थापित करी? सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी में। इसी वजह से इब्राहिम लोदी के खिलाफ पंजाब का सूबेदार दौलत खां और चाचा आलम खां बाबर को बुला रहे थे, क्योंकि उसने सुल्तान की स्थिति को फिर से मजबूत बना। ये ऑप्शनल के लिए, वैसे सुन लिया तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो, अब सल्तनत का सारा काम कैसे चल रहा था? धन आता था राजस्व व्यवस्था से। तो राजस्व व्यवस्था कैसी थी वो पूछ लेते हैं। देखो, सल्तनत की राजस्व व्यवस्था, सल्तनत की सल्तनत की राजस्व व्यवस्था, ये आधारित किस पर थी राजस्व व्यवस्था? मुस्लिम कानून की हनफी विचारधारा है ना, बस आप तो इतना ही लिख लो, हनफी विचारधारा। ये थोड़ी उदारवादी विचारधारा थी, बाद में फैली थी। हनफी विचारधारा पर आधारित था उनका राजस्व प्रशासन। अब राज्य किस किस तरीके के कर लेता था, इधर देखो किस किस तरीके के कर लेगा। पहले तो लेगा वो उस्र, उस्र। 2 नंबर होगा खराज। फिर होगा खुम्स। और फिर होगा जजिया। और 5 नंबर होगा जकात। तुम में से कोई मुस्लिम है क्या? जकात क्या होता है? हम्म। 5वां हो जाएगा जकात। उसर में क्या होगा? ये उसर होगा मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, लिया जाने वाला
भूमि कर। अब ये भूमि कर क्या किस तरीके का होगा? भाई वो जो खेती की उपज होगी उसमें से अपना हिस्सा ले लेंगे। इसमें अलग अलग पद्धतियां थी, जैसे एक तो गल्ला बख्शी थी। गल्ला बख्शी का मतलब खेत में जो फसल हुई है पड़ी है उसमें से राज्य अपना हिस्सा ले। ठीक है। फिर एक मसात होती थी जो जमीन की नाप पर होती थी। ठीक है। अब देखो उसर क्या करते थे, उसर में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। अब भूमि कर तो खराज भी था, ये दोनों ही क्या थे? भूमि कर थे। अब फर्क क्या था? ये होता था 5 से 10% कुल उत्पादन का। 5 से 10% हुआ, 100 कुंटल हुए तो 5 कुंटल से 10 कुंटल ले जाते थे अपने जिसका जितना मन करता था। अब खराज क्या होता था? गैर मुसलमानों या हिंदुओं से लिया जाने वाला। और तो कोई बड़ा समाज था ही नहीं, गैर मुसलमानों या हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर, लिया जाने वाला भूमि कर। अब इसकी दर ज्यादा होती थी। इसकी दर होती थी 1/3 से लेकर 1/2, मतलब लगभग कुल उत्पादन का 33 से लेके 50% तक। तो किसान के पास क्या बचता होगा? ये थी। ठीक है। अब खुम्स क्या हुआ? खुम्स होता था, जैसे ये व्यवस्था इस्लामिक राज्य की थी। कहीं भी जाते थे सेना लूट करती थी। सेना लूट करती थी, उसका 80% तो सेना खुद रखती थी और 20% राजा को। लेकिन इस व्यवस्था को किसने उलट दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। खुम्स क्या हो गया फिर? लूट सेना द्वारा, मतलब इस्लामिक आक्रमण जब भी हुए ना, इन्होंने बहुत लूट, मतलब अमूमन ये इतनी लूट खसोट मचाते थे, खास करके इनसे पहले वाले जो मंगोल थे। जैसे तैमूर दिल्ली को एकदम तहस नहस करके चला गया। मंगोल आते थे इनके समय, मंगोल ही आते थे, जहां चले गए वहां कुछ नहीं छोड़ते थे वो। खा लिया, पी लिया, लूट लिया, मार दिया। जो गुलाम बनाने लायक है उनको गुलाम बना लिया, स्त्री और बच्चों को। बाकी मिले उनको मार दिया, गांव को जला दिया। ठीक है। तो इस्लामिक राज्य की एक विशेषता ये लूट भी थी। तो सेना द्वारा लूट में हिस्सा या गड़े हुए धन में से भी इसको, जो गड़े हुए धन में हिस्सा करते थे वो भी। तो इसमें सेना कितना रखती थी? 4/5 या 80%, है ना। और सुल्तान का कितना होता था? 1/5 या 20%, एक ही बात है ना। लेकिन उल्ट किसने दिया? अपवाद कौन है इसका? अलाउद्दीन खिलजी। ये उसको पूरे भारत को जीता, उसको धन की ज्यादा जरूरत थी। ऐसे याद रखना है ना। और जक़ात क्या हो गया? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। कितना होता है ये? कितना होता है बच्चों? अभी भी देते हैं जो श्रद्धावान मुसलमान है ना, इस्लाम के कट्टर अनुयायी है, वो 2 से 2.5%, है ना। 2 से 2.5%। जजिया बता देता हूँ। 2 से, तभी मैं सोचूं जजिया कहाँ गया। 2 से 2.5%, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। देखो जजिया को यहाँ पढ़ते हैं ना नीचे। जक़ात समझ गए? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, और ये 2 से 2.5% होता था। और इसको जक़ात को मुसलमानों के कल्याण में ही लगाया जाता था। ठीक है ना। अब जजिया क्या हो गया? जजिया देखो, उन्होंने जब जब पैगंबर मोहम्मद साहब का 632 में जैसे ही निधन हुआ, तो जो सारे खलीफा थे और खलीफाओं के अंतर्गत सुल्तान थे, उन्होंने ये कोशिश करी कि पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार होना चाहिए। ठीक है। तो पूरी दुनिया में जब इस्लाम का प्रचार हो जाएगा, तो या तो इस्लाम को स्वीकार कर लो तो तुम्हारे जजिया नहीं लगेगा, धार्मिक कर होता था। नहीं तो वो ये कहते थे कि जो विधर्मी है या जो जो काफिर हैं, उनकी प्राण रक्षा के लिए हम कर लगाएंगे। इससे स्त्री और बच्चों को मुक्त किया जाता था। वयस्क व्यक्ति पर, जो गैर मुसलमान वयस्क
व्यक्ति थे उन पे लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, ये धर्म के नाम पे कर लगता था। या तो इस्लाम स्वीकार करो, नहीं करते हो तो हमें जजिया दो। लेकिन इस चीज को उलट किसने दिया? जैसे स्त्री बच्चों पर नहीं लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक की माँ हिंदू थी, तो उसने सोचा मैं पक्का मुसलमान कब बनूं? जब मैं एकदम शरीयत के हिसाब से काम करूंगा सारा। शरीयत यानी कि इस्लामिक कानून। तो उसने स्त्री और बच्चों पर भी लगा दिया। तो जजिया क्या हुआ? जजिया हुआ गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। गैर मुसलमानों से गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। और ये कहते थे कि ये तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए लिया जा रहा है। और इससे मुक्त किसको रखते थे? स्त्री, बच्चे और ब्राह्मण, तीन। मुक्त कौन थे जजिया से? स्त्री, स्त्रियां, बच्चे और ब्राह्मण। और फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, है ना? किसने लगा दिया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक, है ना? अब हमने सल्तनत का प्रशासन पढ़ लिया, प्रांतीय प्रशासन पढ़ लिया, राजस्व व्यवस्था पढ़ ली। अब पढ़ते हैं इनकी सेना व्यवस्था कैसी थी, सेना कैसी थी। एकदम शॉर्ट करके पढ़ेंगे, है ना? देखो, इनकी सेना किस पद्धति पर आधारित थी? तुर्क एवं मंगोल पद्धति पर। तुर्क एवं मंगोल पद्धति पर इनकी सेना आधारित थी। ठीक है, तुर्की सिस्टम था। अब सेना का प्रधान बता दिया, पहले बता चुका, आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक हो गया। ये क्या करते थे? सेना में जैसे खान, मलिक, सिपह सालार, अलग अलग पद होते थे, जितने सैनिकों के अधिकारी होते थे उस हिसाब से वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए ये है कि, इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे अलग से दीवाने अर्ज विभाग की किसने स्थापना करी? बलबन ने करी। ठीक है, देखो, सेना पर ध्यान तो दे दिया था इल्तुतमिश ने, लेकिन अलग से पृथक से दीवाने वजारत से दीवाने आरिज किसने बनाया? बलबल ने, है ना? तो पृथक से सेना के लिए दीवाने अर्ज किसने बनाया? अर्ज बलबल। और कारण क्या था? एक तो मंगोल आक्रमणों से निपटना था, एक चालीसा दल का दमन भी इसी ने किया है, बलबन ने। एक रक्त एवं लो की नीति अपनाई, रक्त एवं लो की मंगोलों के खिलाफ, और अपने अमीरों को नियंत्रित करने के लिए। 1279 में एक बंगाल का सूबेदार था तुगरिल। तुगरिल ने ये कहा मैं विद्रोह करूंगा। बलबन के हाथ चढ़ा तो ऊपर ऊपर की चमड़ी उतरवा के सूली पे चढ़ा के दिल्ली में घुमा दिया कि ले, कर ले विद्रोह। ठीक है, तो वो कठोर शासक था, इसलिए उसने अलग से दीवाने अर्ज विभाग की, सेना के लिए अलग से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना करी। एक और पूछ लेते हैं, दाग एवं चेहरा प्रथा किसने लागू करी? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना? दाग एवं चेहरा प्रथा, चेहरा प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। ये हो गई इनकी सेना। अब ये अपन ने बात कर ली इनकी सेना की। ठीक है, अब कृषि की बात करें तो सेम वही होगा। कृषि जैसे चली आ रही थी वैसे ही चली आ रही थी। भूराजस्व की प्रणालियां पढ़ने का मतलब नहीं, ऑप्शनल तो पढ़ नहीं रहे। या तो वो नगद ले लेते थे, या खेत में जो पड़ा है उस अन्न में से अपना हिस्सा लेते थे। तो खेत में पड़े से लेते थे, उसको गल्ला बंटाई कहते थे। ठीक है, और जो नगद लेते थे उसको तो नगदी या जब्ती कह देते थे। और एक होती थी मसात। मसात में
नपाई के आधार पे ले लेते थे, दोनों तरीके से, नगद मिल गया तो नगद ले लिया, ये हो गया। अब पढ़ते हैं इनके समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, है ना। देखो, इतिहास की अलग अलग धाराएं होती हैं हर व्यक्ति का, जैसे संयोग से अपनी जो एनसीईआरटी है उसको लिखने वाले मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, जैसे आर एस शर्मा मार्क्सिस्ट है, रोमिला थापर पहले थी, वो मार्क्सिस्ट है, सतीश चंद्र जिन्होंने मध्यकालीन भारत के एनसीईआरटी पढ़ते हो वो मार्क्सिस्ट हैं, विपिन चंद्र है वो मार्क्सिस्ट हैं। तो मार्क्सवादी विचार इतिहासकारों ने इस शासन को विदेशी बताने की कोशिश नहीं करी, जैसे इरफान हबीब है वो भी मार्क्स, तो वो ये कहते हैं कि इनके आने से चलो भारत में इस्लामिक राज्य तो स्थापित हो गया, लेकिन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी के नाम पे क्या विकास हुआ वो बता देता हूँ, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखो, सल्तनत युग में, सल्तनत युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। अब क्या क्या हुआ देखते जाना, देखो क्या क्या विकास हुआ। एक तो जैसे कृषि में, अब कृषि में ही होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कृषि में क्या आया, रेहट का प्रयोग हुआ, और ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इस रेहट को क्या कहते थे, अरगट। रेहट समझते हो, क्या करते थे, एक कुआ है, पानी आया वो, उसमें एक गोल सा पहिया बना लिया, उसके ऊपर बांध दिया, अब तो लोहे के पीपे बांधते हैं, फिर उसमें एक वो जोड़ के, तो क्या बोलते हैं, जोड़ दिया, बैल घूमेगा तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा, वो जब ऐसे घूमेगा तो कुएं में नीचे जाएगा तो वो उसमें पानी आ जाएगा, और जब मान लो ऐसे जाते पानी आया है तो वापिस आएगा, तो ऐसे उल्टा भी होगा, वो पानी गिरेगा, वो एक नाली में गिरेगा और वो खेत में सिंचाई के लिए चला जाएगा। वो अरगट या रेट का विकास हुआ था, और इसका पहला उल्लेख बाबर ने अपनी तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा है ना, तुजुक ए बाबरी, वहां किया है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, कई बार पूछ लेते हैं आरपीएससी, इसी तरह के सवाल पूछती है ना, रेट का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, कागज निर्माण की कला आई, कागज निर्माण, ठीक है। कागज निर्माण का भी जैसे अमीर खुसरो जिक्र करता है, जब मंगोलों ने कागज बनाना सीखा था चीनियों से, तो हमारे यहाँ चीनियों से आई कि मंगोलों से आई नहीं पता, यूरोप वालों ने कागज बनाना किससे सीखा, मंगोलों से सीखा, जो मध्य एशिया में कागज निर्माण होने लग गया। ये नहीं, एक धातु का काम बढ़ गया था, जैसे लोहे वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा हो गया था, तो एक धातुओं का इस्तेमाल बढ़ गया। और नई तकनीक मतलब कृषि में तकनीक आ गई, रेहट वाली एक तो, और एक नहरें बनी। नहरें मेनली किसके समय बनी, तुगलकों के समय। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास है। इससे अगर अलग कोई चीज देखें, अच्छी चीज, ये एक नगरीकरण हुआ, नए नए नगर आए, इस समय भी भारत में नगरीकरण हुआ था, एक लाइन यही डाल लो आरएएस मेंस के लिए, भारत में नगरीकरण हुआ, लाहौर, मुल्तान, ये नए नए शहर बने, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार फिरोजा, हांसी, हरियाणा वाला, ये नए नए शहर हुए, एक तरीके से भारत में तुर्कों के आने से नगरीकरण हुआ, ठीक है ना। तो भारत का ये तीसरा नगरीकरण है। पहला कब हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में, दूसरा भक्ति आंदोलन के समय में, और तीसरा सल्तनत काल की स्थापना के समय, है ना। इस पैटर्न के सवाल यूपीएससी पूछती है ना। ये मोटा मोटी हमने सारी बात कर चुके। अब एक दो शब्द आते हैं वो देख लो, जैसे एक अमलाक किसको कहते हैं, एक इक्ता व्यवस्था पढ़ो, इक्ता छूट गई अपने, है ना। इक्ता व्यवस्था क्या थी, तो बहुत जोरदार बात है ना, इक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्ता लिखो, इक्ता व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो ऐसे होता है, आरपीएससी तो इक्ता पूछ लेगी, या ऐसी ऐसी इससे मिलती जुलती व्यवस्था अकबर ने मनसबदारी करी वो पूछ लेगी, यूपीएससी इन दोनों की तुलना करवा लेगी, ये रहता है। ठीक है, वो पूछेगी, उसमें सवाल आईएएस प्री में पूछा है कि इक्ता में और मनसबदारी प्रथा में क्या फर्क है। ऐसा नहीं भी सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ा तो वो कोई काम नहीं आएगा, आरएएस के लिए पढ़ लिया तो कोई काम में नहीं आएगा, या आरएएस के लिए पढ़ा है तो यूपीएससी देना ही नहीं अपने को कभी। इक्ता क्या होती थी देखो, जब तुर्क भारत में आए ना, तो सबसे बड़ी ये समस्या थी, कोई भी विदेशी शासक आता है उसको लोग स्वीकार नहीं करते, ना तो लोग स्वीकार करते, और ना ना वो जो हिंदू राज्य जिनका राज्य छिना है वो स्वीकार करते। वो तो इस ट्राई में रहेंगे ना भी कैसे अपने को मौका मिले राज्य वापिस आए, करते हैं ना ऐसी कोशिश। तो इन्होंने क्या किया कि एक तो दिल्ली से जो दूर प्रांत थे उनको साम्राज्य के साथ एकता के सूत्र में बांधने के लिए और वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भूमि के टुकड़े दे दिए सैनिक अधिकारियों के, और वहाँ का प्रशासन कौन चलाता था, वो सैनिक अधिकारी चलाता था। तो लिखो इसको, लिखो एकता व्यवस्था। ये शुरू के ये व्यवस्था इल्तुतमिश के समय में प्रारंभ हुई थी। एकता की व्यवस्था इल्तुतमिश ने लागू करी थी, इल्तुतमिश के समय प्रारंभ हुई। उसने उसने साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से एकीकृत करने के लिए, साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से एकीकृत करने और कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए, कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए साम्राज्य को छोटे छोटे इक्ताओं में बांट दिया, साम्राज्य को छोटे छोटे इक्ताओं में बांट दिया, इक्ता छोटे छोटे इक्ताओं में बांट दिया, और वहां सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, वहां सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, देखो ये सैनिक अधिकारी जमीन के मालिक नहीं थे, ध्यान रखना। ये क्या करते थे, वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते, अपना खर्चा काट के प्रशासन चलाने का और अपनी सैलरी का बाकी सल्तनत में सुल्तान को भेज देते। अकबर ने भी इससे मिलती जुलती व्यवस्था मनसबदारी लागू करी थी। उसमें दो चीजें होती थी, एक जात होती थी, एक सवार होती थी, वो बताऊंगा। इक्ता, मनसबदारी और जमींदारी, ये तीन याद रखना इंपॉर्टेंट, आगे आपको बताएंगे। ये हो गया। अब आता है सल्तनत में कला एवं साहित्य। एक अमलाक और लिख लो, है ना, अमलाक। अमलाक क्या होता था, धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी गई भूमि। अमलाक हो गया धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी हुई भूमि, अमलाक। धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी हुई भूमि। ठीक है, अब देखो, देखो इधर, अब पढ़ेंगे अपन कला, सल्तनत कालीन कला। ये आ रही है मेंस के सिलेबस में भी है ना। नए पैटर्न में आर्ट पर ज्यादा जोर है आ रही है इसमें, है ना। सल्तनत कालीन कला, तो कला एवं संस्कृति, और इस कला एवं संस्कृति को अपन क्या कह देते हैं, इंडो इस्लामिक कल्चर। इंडो इस्लामिक कल्चर क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म और इस्लाम नजदीक आ रहे थे, इसको इंडो इस्लामिक कल्चर कह देते हैं। इसको कहाँ कहाँ अपन बांटेंगे, है ना। देखो अपन बांटेंगे इसमें, इंडो इस्लामिक कल्चर में क्या क्या देखेंगे। एक तो देखेंगे साहित्य, लिटरेचर में क्या क्या काम हुआ। और फिर देखेंगे स्थापत्य कला, मेनली स्थापत्य कला, और बीच में थोड़ा सा देख लेंगे धर्म।
और ये कब देखेंगे? कल। ठीक है।